बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम लोग बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर 9 कर रहे हैं, जो कि है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी प्रोफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रोफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलरेडी हमने बना दिया है, और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसको ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर दिया है। यहाँ ऊपर देखो आई बटन आएगा, वहां पे आप चेक करें ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा, और उसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आज जो हम करने वाले हैं वो है बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, और बैलेंस शीट के ऊपर प्रोफॉर्मा के साथ इसके ऊपर एक सम भी करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, तो प्लीज इसको एंड तक देखिए। तो चलते हम लोग बैलेंस शीट की तरफ। तो बच्चों पहले बैलेंस शीट का मीनिंग वगैरह देख लेते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये अपने पूरे फर्म का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटी है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, पूरा फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है आपका बैलेंस शीट आफ्टर योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज अ लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट इज योर एसेट साइड। जैसे हम लोग लेजर में डेबिट और क्रेडिट करते थे, उसी तरह से बैलेंस शीट में आप डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप लाइबिलिटी साइड कहेंगे और राइट हैंड साइड को आप एसेट साइड कहेंगे। बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट शुड बी इक्वल अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका लाइबिलिटी और एसेट्स जो भी आप एंट्री करोगे, दोनों साइड का अमाउंट आपका सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। उसे हम टैली फिगर बोलते हैं। जैसे हम ट्रेडिंग और पीएनएल हम बंद किए तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिला था, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। मगर बैलेंस शीट जब आप बंद करोगे तो वहां पे आपका दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सम भी पूरा परफेक्टली राइट है। प्रोफॉर्मा कुछ इस तरह बनाएंगे, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। यहाँ पे ऊपर देखो आपको डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखना है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं, ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे इसलिए एज ऑन लिखा है। बाकी सब में आपने फॉर द ईयर एंडेड लिखा था, मगर यहाँ पे आपको एज ऑन लिखना है। लाइबिलिटी साइड में कुछ बेसिक एंट्री हैं जो आपको पहले से लिखनी है, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में बताया था, उसी तरह से यहाँ पे भी बेसिक एंट्री है, ये आपको सब में हमेशा पहले से लिखनी है। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल, फिर नेट लिखना है। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिला था वो यहाँ ट्रांसफर करना है। नेट इसलिए लिखना है क्योंकि हमें पता नहीं प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस मिलेगा, और ये प्रोफॉर्म हम पहले से ड्रॉ करने वाले हैं, तो इसलिए आपको नेट लिख के छोड़ देना है। फिर उसके अंदर ड्राइंग को आपको माइनस करना है हमेशा। तो ये तीनों कैलकुलेशन करके फिर अमाउंट आपको बाहर लिखना है। फिर 2-3 लाइन छोड़ के आपको सन्ड्री क्रेडिटर लिखना है, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। कैलकुलेशन है तो इनर कॉलम, वरना आप आउटर कॉलम में अमाउंट लिखें। उसी तरह से एसेट साइड में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपको मैंने स्टार्टिंग सब में बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो हर सब में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हो क्रेडिट साइड, और यहाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हो। फिर डेटर का फॉर्मेट है, इसको अच्छे से समझ लो बच्चों। डेटर में से लेस करेंगे न्यू बैड डेट और लेस करेंगे न्यू आरडीडी। हमारे पास ओल्ड बैड डेट भी है और ओल्ड आरडीडी भी है। ओल्ड बैड डेट ओआरडीडी आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है, न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी आपको एडजस्टमेंट में मिलता है। यानी और डेटा से कैलकुलेशन करना है आपको, न्यू बैड डेट पहले माइनस करेंगे, फिर बैलेंस आएगा, उस बैलेंस के ऊपर आपको न्यू आरडीडी कैलकुलेट करना है, और फिर अमाउंट आपको आउटर कॉलम में लिखना है। अब बच्चों लाइबिलिटी साइड क्या है? लाइबिलिटी साइड आपका है फ्यूचर एक्सपेंस, यानी ये पैसा आपका भविष्य में पैसा आपके पास से जाने वाला है। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर से आपने गुड्स उधार पे परचेज किया था, तो इसको पैसा देंगे, अभी नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर पैसा जाने वाला है। यहाँ पे ओनर कैपिटल भी हमने लिखा है, कैपिटल यानी ओनर का पैसा। तो ओनर जो मालिक भाई ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो वो भी तो अपना पैसा धीरे धीरे वसूल लेगा, यानी ये भी पैसा जाने वाला है। फिर आपका जो एसेट साइड है, ये बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है, ये एसेट साइड को हम बोलते हैं फ्यूचर इनकम, यानी यहां से आपको पैसा आने वाला है, आप कमा भी रहे हो पैसा, और नेक्स्ट ईयर और आने वाले कई साल तक आप पैसा कमाते रहोगे। या फायदा भी बोल सकते हैं आप इसको। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक इस साल बच गया, मगर नेक्स्ट ईयर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर इतना स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं है। डेटर को हमने उधार पे माल बेचा था,
तो इससे पैसा हम वसूल लेंगे, नेक्स्ट ईयर वसूल लेंगे। तो ये फिगर हमेशा याद रखें, फ्यूचर एक्सपेंस यानी लायबिलिटी, फ्यूचर इनकम यानी एसेट्स। अब और एग्जांपल ले लो फ्यूचर एक्सपेंस यानी लायबिलिटीज के, जैसे बैंक लोन है, आपने बैंक से लोन लिया है तो इसको रिटर्न करोगे विथ इंटरेस्ट यानी पैसा जाने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है यानी बिजनेसमैन को मिलता है। इसमें होता क्या है, आपको अकाउंट में जितना पैसा है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, और जो पैसा आपने ज्यादा एक्सेस विड्रॉ किया है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और वो भी एक तरह का लोन है। तो लोन लिया है तो लोन रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट, यानी आपका फ्यूचर एक्सपेंस यानी फ्यूचर नुकसान है ये। बिल्स पेएबल, आपने क्रेडिटर को जो माल बेचा था तो आपने एक चेक बना के उसको साइन करके दिया था कि भाई हम आपको पेमेंट फला दिन को करेंगे, यानी आज नहीं करेंगे, 1 महीने बाद 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो ये एक तरह का चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक, जो आप क्रेडिटर को देने वाले हो, यानी पैसा जाने वाला है। ये लिंक याद रखना बच्चों, क्रेडिटर को आप बिल्स पेएबल पेमेंट करते हो, ठीक है, यानी ये भी पैसा आपका जाने वाला है। फ्यूचर एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस साल जो भी खर्चे हुए हमारे हमारे यहाँ नौकर ने काम किया यानी सैलरी बनी उसकी, मगर आपने उसकी सैलरी इस साल नहीं दी, हम उसको बोलते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर ले ले, तो ये भी पैसा आपका फ्यूचर में जाने वाला है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ भी नाम आ सकते हैं, सैलरी है, रेंट है, लाइट बिल है, कुछ भी है। एक्सपेंस तो हुआ है मगर आपने इस साल पेमेंट नहीं किया, नेक्स्ट ईयर करोगे, फ्यूचर एक्सपेंस लायबिलिटी। प्री रिसीव्ड इनकम, आने वाले साल का पैसा आपको इसी साल मिल गया, यानी आपको आने वाले साल में कुछ कमीशन मिलने वाला था, इंटरेस्ट मिलने वाला था, आपने पहले ही ले लिया उसको, तो नेक्स्ट ईयर तो ये पैसा मिलने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने बैलेंस शीट बनाई है, तो नेक्स्ट ईयर में ये पैसा मिलेगा नहीं, यानी फ्यूचर एक्सपेंस। तो ये एग्जांपल ले लिया मैंने लायबिलिटीज की। अब बात करते हैं एसेट्स की यानी फ्यूचर इनकम की, और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड, पैसा आपके हाथ में, ये आपका एसेट्स है, प्रॉपर्टी है आपकी। एसेट्स को और एक नाम देते हैं, याद रखो, प्रॉपर्टी। जैसे लायबिलिटीज को हम लोन बोलते हैं, ये एक तरह का लोन है ये। तो एसेट्स क्या, आपका प्रॉपर्टी, जायदाद है आपकी। तो कैश इन हैंड, आपके हाथ में पैसा है तो आपकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से कैश एट बैंक, आपका पैसा बैंक अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी, जायदाद है, यानी एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, जैसे क्रेडिटर से बिल्स पेबल किया जाता है, उसी तरह से डेटर से हमें पैसा मिलने वाला है, तो उसे हम बिल रिसीवेबल कहते हैं। डेटर को हमने माल बेच दिया और उससे चेक साइन करवा के ले लिया कि भाई 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, तो उस पोस्ट डेटेड चेक को हम क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल। इसका डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पोस्ट डेटेड चेक नहीं, एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है आपका। एनी हाउ, पैसा आपको मिलने वाला, रिसीवेबल, मिला नहीं, मिलने वाला है, फ्यूचर इनकम, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं गुडविल। गुडविल क्या है, आपका इंटेंजिबल एसेट्स, आपकी कंपनी का नाम है, यानी आपको इससे मुनाफा होने वाला है नेक्स्ट ईयर, आने वाले कई साल तक आपका, जब तक नाम चलेगा उस तब तक आपका माल बिकते रहेगा, और माल बिकते रहेगा यानी आपको फायदा होते रहेगा। फर्नीचर फिक्स एसेट्स है हमारा, इससे हम पैसा कमाते रहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी है तो गुड प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब तक मशीनरी रहेगी गुड प्रोड्यूस होते रहेगा, तो हमारे लिए फ्यूचर इनकम है ये। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रॉपर्टी है हमारी, जो बिल्डिंग में हमारे ऑफिस भी रहते हैं, कंपनियां भी रहती हैं, तो उससे हम लोग पैसा कमाते रहते हैं, तो ये फ्यूचर इनकम है, एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस जो आने वाले साल में होने वाला है, वो एक्सपेंस अगर आप पहले ही पेड कर देते हो, उसे हम कहते हैं प्रीपेड, यानी नेक्स्ट ईयर ये एक्सपेंस भरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका लाइट बिल है, तो ये करंट महीना ले लो, आपका जनवरी महीना चल रहा है, तो जनवरी महीने में आपने फरवरी महीने का लाइट बिल भर दिया, तो बच्चों जब फरवरी महीना आएगा तब आपको लाइट बिल भरने की जरूरत नहीं है, यानी फरवरी में इनकम हुआ, और बैलेंस शीट तो फ्यूचर के लिए बना रहे, तो हमारे लिए फ्यूचर इनकम जरूरी है। ये एक्सपेंस जो हुआ नहीं, आपने एडवांस में ही भर दिया, तो यानी ये क्या हो गया, आपका फ्यूचर इनकम हुआ एक तरह से। आउटस्टैंडिंग इनकम, आपने पैसा कमाया, इंटरेस्ट कमाया, कमीशन कमाया, डिस्काउंट कमाया, बहुत सारे इनकम है आपने कमाए, मगर आपको मिले नहीं, सामने वाले ने बोला कि भाई अभी नहीं है, मैं आपको बाद में दूंगा, तो बाद में पैसा मिलने वाला है, फ्यूचर इनकम, इसलिए आउटस्टैंडिंग इनकम कहां जाएगा, आपका बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये एग्जांपल लिए मैंने एसेट्स के, ये एग्जांपल लिए लायबिलिटीज के। लायबिलिटीज को अच्छी तरह से याद कर लो, फ्यूचर एक्सपेंस कहते हैं उसे, और एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर इनकम। फिर बैलेंस शीट होने के बाद लास्ट में क्या बोला, दोनों साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए, इक्वल, तो टोटल आपका दोनों साइड सेम होना चाहिए।
तो आपका सम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक चीज है बच्चों इसके अंदर, भले आप डेबिट क्रेडिट नहीं करते हो इसके अंदर, लिखना भी नहीं है आपको, कंपलसरी आपको डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है इस पे, मगर आपको समझाने के लिए बता दूं, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट होता है और एसेट्स यानी आपका डेबिट होता है। ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब हम सम करेंगे उस वक्त भी थोड़ा काम आएगा आपको। तो ये भी चीज याद रखना, लाइबिलिटीज यानी क्रेडिट, एसेट्स यानी डेबिट। जबकि आप ट्रेडिंग और पीएनएल में उल्टा करते हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट होता है। मगर बैलेंस शीट में ये उल्टा होता है, लाइबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट्स यानी डेबिट। ये पोस्टिंग के टाइम काम आएगा, आपको लिखना नहीं है ऊपर क्रेडिट और डेबिट, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो इस तरह से मैंने आपको प्रोफॉर्मा समझाया। अब आपको एक सम भी समझा दूं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसके साथ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हम सम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व सम है आपका, पेज नंबर 287 पे दिया गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मंगेश ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट डायरेक्टली बोला है बनाने, यानी आपको तीन चीज बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। पहले हम टिक मार्क करना है आपको, हमेशा याद रखें, और ये टिक मार्क आपको अपने टेक्स्ट बुक में करके रखें, क्योंकि जब हम सोल्यूशन करने जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि सोल्यूशन काफी लंबा है, तो पूरे स्क्रीन में क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों नहीं आएंगे, तो सिर्फ सोल्यूशन रहेगा। क्वेश्चन पे आप खुद टिक मार्क करके रखें आपके टेक्स्ट बुक में, वरना मैं टिक मार्क तो अभी कर रहा हूं, तो आपको पूरा इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं आप लोग, और इसका सोल्यूशन में काम आएगा। तो सबको आपको टिक मार्क करना है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग है, परचेज ट्रेडिंग है, सेल्स ट्रेडिंग है, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग है मगर इसको लेस करना है परचेज से, सेल्स रिटर्न ये भी ट्रेडिंग में जाएगा मगर इसको लेस करना है सेल्स से, रॉयल्टी फैक्ट्री एक्सपेंस है ट्रेडिंग में, वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग, अगर ये सैलरी एंड वेजेस लिखा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस। ऑफिस सैलरी, ऑफिस का खर्चा है, पीएनएल, बिल रिसीवेबल एसेट से पैसा मिलने वाला है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी पैसा जाने वाला है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है आपके, मोटर वैन भी एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट्स है। बैड डेट अगर ट्रायल बैलेंस में आता है तो ओल्ड, और बैड डेट अगर नीचे एडजस्टमेंट में कहीं दिया होगा तो उसे न्यू कहेंगे। तो ये हैबिट रखो हमेशा बच्चों, ट्रायल बैलेंस जब भी बैड डेट आए आप उसको ओल्ड लिखो, यानी और पीएनएल में जाएगा ये। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल है, और आपका सेलिंग एक्सपेंस है। पीएनएल की दो कैटेगरी याद रखें एक्सपेंस की, ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल, कैश इन हैंड, प्रॉपर्टी है, एसेट्स, डेटर एसेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट यानी इसे हम कहेंगे ओल्ड आरडीडी। ठीक है, ओल्ड आरडीडी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये रिजर्व फॉर बैड डेट आपको नीचे एडजस्टमेंट में भी आएंगे, इस सब में नहीं है मगर आगे चल के आएंगे। तो ये हैबिट रखो हमेशा, बैड डेट के लिए ओल्ड बैड डेट और आरडीडी के लिए ओल्ड आरडीडी। ठीक है, और यानी और ये पीएनएल में जाएगा, इसका प्रोफॉर्मा बताया था मैंने आपको पीएनएल का, वो प्रोफॉर्मा में फिट हो जाएगा, डोंट वरी। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, कैपिटल आपका लाइबिलिटी है। और एक चीज याद रखो बच्चों, एसेट्स और लाइबिलिटी की मैं बात करूं तो एसेट्स आपको हमेशा डेबिट में मिलेंगे, जैसे देखो बिल रिसीवेबल एसेट्स है डेबिट में है, इक्विपमेंट एसेट है डेबिट में है, और जितनी भी लाइबिलिटी है वो आपको क्रेडिट में मिलेंगी। जैसे बिल्स पेबल है, ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखा है इन्होंने, क्रेडिटर है लाइबिलिटी इन्होंने क्रेडिट में लिखा है, कैपिटल लाइबिलिटी इन्होंने क्रेडिट में लिखा है। तो मैंने अभी प्रोफॉर्मा भी आपको बताया था, डेबिट वाला एसेट्स, क्रेडिट वाला लाइबिलिटी। यानी और ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, इसके एक इफेक्ट पास करने हैं। अब जा रहे हैं एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट के आपको दो इफेक्ट पास करने हैं। ठीक है, इफेक्ट अभी बता देता हूँ, फिर सोल्यूशन के टाइम हम तुरंत सम करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक, ये हमेशा रहेगा, मैंने आपको प्रोफॉर्मा में बताया था। क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने बोला है 31 मार्च 18 को, कॉस्ट प्राइस 19,000 है, मार्केट प्राइस 20,000 है। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का एक ही अमाउंट देता है और कभी कभी दो अमाउंट देता है। तो करना क्या है, तो बच्चों आपको एक सिंपल फॉर्मूला और रूल बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक का रूल है विच एवर इज लेस, यानी अगर दो अमाउंट दिया है तो उसमें से जो सबसे छोटा अमाउंट रहेगा वो लेना है। यानी ये 19,000 आपको लेना है, आपको ये मार्केट प्राइस 20,000 ये नहीं लेना है, इसको कैंसिल कर देना है। आपके बुक में टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आप पेंसिल से कट कर दें। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ध्यान नहीं देना आपको, आपको ये ध्यान देना है विच एवर इज लेस, जो भी क्लोजिंग स्टॉक का छोटा अमाउंट होगा वो लेंगे। यहाँ पे 19,000 छोटा है तो हम 19,000 ले लेंगे।
हाँ, अगर एक ही अमाउंट दिया होता तो हेडेक ही नहीं, वो एक अमाउंट की एंट्री पास करते हैं। एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट पास करना है। इसका एडजस्टमेंट कैसे-कैसे पास करना है वो आगे बताता हूँ। फिलहाल हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 है ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000। तो आपको सैलरी ढूंढना है, ऑफिस सैलरी ये रहा। ऑफिस सैलरी यहाँ दिख रहा है बच्चों। तो इसके अंदर एडजस्टमेंट है, वो कहता है कि आपने 11,000 सैलरी पेड कर दिया, मगर अभी भी 1,000 रुपए सैलरी देना बाकी है। तो इसके अंदर आपका एडजस्टमेंट आ गया। तो एडजस्टमेंट आया तो क्या करना है बच्चों, आपको इसके ऊपर टिक मार्क करना है। एरो मारे, टिक मार्क करे, पेंसिल से टिक मार्क करे। टिक मार्क करने का यूज है, उसका इस्तेमाल है, सम के टाइम बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखें कि एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा है तो आप टिक मार्क करें। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ऊपर नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट ऊपर नजर नहीं आएगा आपको। इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट है वो आपको ऊपर टिक मार्क करने हैं। तो ऑफिस सैलरी हमने पढ़ी, तो हमने टिक मार्क कर दिया। और ये क्या आउटस्टैंडिंग है, कैसे करना है वो सम के टाइम बताऊंगा। फिलहाल टिक मार्क कर रहे हैं। थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है प्रीपेड वेजेस 1000। तो ये जो वेजेस है आपका 8,000 रुपया, ये आपका उसमें 1,000 रुपया आपने प्रीपेड कर दिया है। यानी आओ टिक मार्क कर लेते हैं पहला। तो प्रीपेड यानी आपने पहले ही पैसा ये भर दिया, ये एक्सपेंस आपने पहले पेमेंट कर दिया। कैसे करना है उसको सम के टाइम बताऊंगा मैं। फिर एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, 10% ऑन मोटर वैन एंड 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। यानी ये ऑफिस इक्विपमेंट, ये मोटर वैन और प्लांट, इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, आपका एसेट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो इसे हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। एनी हाउ हमने टिक मार्क कर दिया। अब बच्चों हमने टिक मार्क इसलिए किया कि जब हम ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करेंगे, यानी क्वेश्चन जब हम लिखना चालू करेंगे, उस वक्त ये 8,000 जैसे वेजेस का है, टिक मार्क है, तो ये 8,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट है। टिक मार्क से आपको ये पता चलेगा। तब 8,000 हम जब लिखेंगे तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसी तरह से ऑफिस सैलरी हम लिखेंगे 11,000, तो ये भी हम कहां लिखेंगे, इनर कॉलम में। और बाकी जिसपे भी टिक मार्क नहीं है वो सारे के सारे कहां जाएंगे बच्चों, आउटर कॉलम में। हाँ, कुछ एंट्री उनको टिक मार्क की जरूरत नहीं, जैसे परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, तो ये ऑलरेडी इनर कॉलम में लिखना ही है, इनको टिक मार्क की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर हेडेक मत लो। हाँ, जो एक्स्ट्रा नया नया एडजस्टमेंट आया उसको आप याद रखें। तो जैसे जैसे एडजस्टमेंट आएगा वैसे सब बताऊंगा मैं। फिलहाल आपको मैं ये एडजस्टमेंट एक्सप्लेन कर दूं, ये क्या करना है आपको, ठीक है। तो चलते पहले एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट बताए थे मैंने बच्चों, दो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, हमेशा याद रखना। तो पहला एडजस्टमेंट आपको क्या बताया था, क्लोजिंग स्टॉक था। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट कहां लिखना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, क्योंकि ये माल बच गया, नेक्स्ट ईयर जाने वाला, गुड्स गोज आउट का रूल लगेगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि ये फ्यूचर इनकम है। फिर और एक एडजस्टमेंट था इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। जैसे आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्या बोला था, सैलरी। तो एनीहाउ, तो करना क्या है आपको, आउटस्टैंडिंग अगर वर्ड आता है तो आप जिसका भी नाम होगा, यहाँ पे सैलरी का नाम दिया तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस यानी उस एक्सपेंस में जाके आप ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। और ये एक्सपेंस आपको ट्रेडिंग में मिल सकते हैं, पीएनएल में मिल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलेगा तो ट्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला इसलिए पीएनएल। तो जहां पे भी नजर आएगा वो एक्सपेंस, उस एक्सपेंस में जाके आपको क्या करना है, ऐड करना है। यानी और डेबिट साइड ही रह गई है। और ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग में, पीएनएल होगा तो पीएनएल में। और सेकेंड इफेक्ट, अब ये एक्सपेंस आपने भरा नहीं, हुआ था एक्सपेंस मगर आपने भरा नहीं, फ्यूचर में पेड करोगे। और फ्यूचर एक्सपेंस की जगह क्या है बच्चों, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो आपको सेकेंड इफेक्ट पास करना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये एडजस्टमेंट आपको 11th और 12 अगर कंबाइन करेंगे तो 35 एडजस्टमेंट है आपको। तो हर सम में जैसे जैसे एडजस्टमेंट आते जाएंगे मैं ऐड ऑन करते जाऊंगा। तो इसको आप एडजस्टमेंट एक जगह लिखते हैं, उसको याद भी कर दें। और जो कॉमन और कंपल्सरी एडजस्टमेंट है आज के जो सम में हम कर रहे हैं, ये कॉमन एडजस्टमेंट है, ये नॉर्मली आपको हर सम में मिलने वाले हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक तो मिलेगा ही मिलेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी मिलेंगे, और आपको मिलेगा प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी मिलेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने प्रीपेड वेजेस बोला था, यानी और क्या करना है उसको, प्रीपेड को लेस करना है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में, जिसका भी नाम होगा, वेजेस होगा, सैलरी होगा, रेंट होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा, जो भी नाम होगा उस नाम में जाके आपको क्या करना है, लेस करना है। और ये हमेशा एक्सपेंस कहाँ मिलेंगे आपको, डेबिट साइड।
हाँ, ये एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में मिल जाएंगे या तो ये पीएनएल, जहां पे भी मिलेंगे वहां जाके आप क्या करना है, आपको लेस करना है। अच्छा, एक्सपेंस आपने पहले ही भर दिया, यानी फ्यूचर में भरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर इनकम, और फ्यूचर इनकम कहां जाएगा बोला था मैंने आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड। फिर है आपका एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्रीशिएशन, ये भी कॉमन एडजस्टमेंट है। और डेप्रीशिएशन याद रखना बच्चों, हमेशा फिक्स एसेट पे आता है हमेशा। फिक्स एसेट क्या है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, तो ये आपके फिक्स एसेट्स हैं। और डेप्रीशिएशन यानी आपकी कीमत क्या होने वाली, कम होने वाली, इसलिए आपको क्या करना है, लेस करना है। जो भी एसेट्स का नाम दिया रहेगा उस एसेट्स में जाके आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी ये कहां मिलेंगे आपको, बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगे। अब बच्चों एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारे लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और नुकसान की जगह एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो इसका सेकेंड इफेक्ट आप पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। होप सो आपको यहां तक एडजस्टमेंट समझ में आया हो। एडजस्टमेंट ऐसे वापस से बोल रहा हूँ, 35 एडजस्टमेंट है। जैसे जैसे सम आएंगे वैसे वैसे मैं एड ऑन करते जाऊंगा। और हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, याद रखना। और कॉमन, ये तो कॉमन एडजस्टमेंट है, ये आपको हमेशा हर सम में आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और डिप्रीशिएशन। ठीक है बच्चों, होप सो एडजस्टमेंट समझ में आया हो। अब चलते हैं हम लोग सम की तरफ। तो सम करने से पहले मैं आपको फॉर्मेट वापस से बता दूं। देखो ये कंप्लीट फॉर्मेट है आपका, ये आपको दो पेज में ड्रॉ करने हैं। लेफ्ट पेज में ट्रेडिंग पीएनएल और राइट पेज में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएनएल आपको हेडिंग एक ही कॉमन देनी है। 6 से 7 लाइन आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए देना है। फिर एक डार्क लाइन ड्रॉ करना है, ये मैंने रेड ड्रॉ किया है, मगर आप एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देना, एक ही लाइन ड्रॉ करना, ताकि आपका इसके ऊपर वाला ट्रेडिंग रहे हुए, इसके नीचे वाला पीएनएल रहे हुए। और फिर राइट साइड में भी आपको ऊपर से 6-7 लाइन छोड़ देने हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में अगर लाइन कम पड़ी तो आप राइट पेज में जाके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइम पे आपको पीएनएल अकाउंट कम ही पड़ने वाला, नेक्स्ट पेज में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए ऊपर से 6-7 लाइन छोड़ने के बाद फिर आप बैलेंस शीट ड्रॉ करें। और जो ब्लू लिखा है यानी ये कॉमन एंट्री आपको सम शुरू करने के पहले ही लिख के रखना है। तो इसलिए प्रोफॉर्मा में आपको ड्रॉ करके बता दिया हूं। और ये आपके नोटबुक में आप 10-12 ऐसा प्रोफॉर्मा ड्रॉ करें विद ऑल दिस एंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न, बैड डेट, ऐड न्यू आरडीडी, ये जो भी ब्लू में लिखा है ना बच्चों, आप पहले से लिख के रखना। सम में 10-12 आप तो लिख के रख लो। जैसे जैसे हम सम कराते जाएंगे वैसे वैसे आप वो सम उसमें नोट डाउन करते जाना, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने के लिए आपको देख लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोटबुक में आपको हमेशा लिखना है। अब चलते हैं सम की तरफ। तो अब हम सम स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग वगैरह। तो देखो वापिस से मैंने फॉर्मेट एज इट इज लिख के रखा है। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने ऊपर ड्रॉ किया, मगर आप ऊपर याद रखना यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़ने के बाद ही बैलेंस शीट बनानी है। ये मेरे पेज में फिट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट किया है। एनी पोस्टिंग हमेशा मैंने क्या बोला, पहले आप ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग स्टार्ट करें। आपको ये जो लिखा है इसके हिसाब से एंट्री नहीं बनानी है, आपको आपके क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में दिया हुआ है उस तरह से एंट्री पास करनी है। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन में मिला नहीं सकता हूँ क्वेश्चन, आप टेक्स्ट बुक सामने रखें। तो आप अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, जो कि पेज नंबर 287 पे। टिक मार्क वगैरह आपको पहले ही करना है, वो मैंने कर दिया था। तो पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहले एंट्री ओपनिंग स्टॉक 32,750 की। और ओपनिंग स्टॉक हमने ऑलरेडी लिखा है प्रोफॉर्मा में, तो यहां लिख लेते हैं 32,750। फिर ओपनिंग स्टॉक के नीचे है परचेज 55,000 का। और परचेज मैंने हमेशा बोला इनर कॉलम में लिखना है आपको, क्योंकि उसमें रिटर्न आने वाला है। और रिटर्न अभी तुरंत ढूंढने मत जाओ बच्चों, आप क्वेश्चन के हिसाब से एंट्री पास करो। परचेज के नीचे सेल्स दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप सेल्स की एंट्री पास करें। रिटर्न, परचेज रिटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रायल बैलेंस के हिसाब से पोस्टिंग करनी है, ठीक है। तो परचेज के नीचे सेल्स लिखा है 89,500, और सेल्स भी हमेशा आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि उसमें सेल्स रिटर्न आता है। हाँ, अब देखो सेल्स के नीचे आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में परचेज रिटर्न। तो अब हम परचेज रिटर्न लिख सकते हैं इस 55,000 के नीचे 2630। और 55,000 में 2630 क्या करना है आपको, माइनस करना है। तो माइनस करके बाहर लिखते हैं 52,370। परचेज रिटर्न के नीचे लिखा है सेल्स रिटर्न, तो हम सेल्स रिटर्न सेल्स के नीचे लिख सकते हैं 4480। फॉर्मेट ऑलरेडी लिखा है, आपको खाली अमाउंट लिखना है 4480। अब इसको माइनस करके बाहर लिख देते हैं 85,020। अब सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न के बाद क्या लिखा है बच्चों, रॉयल्टीज, और रॉयल्टीज के आगे टी लिखा है यानी ट्रेडिंग। तो यहां पे लिखेंगे परचेज के नीचे रॉयल्टी 4,000।
रॉयल्टीज के नीचे लिखा है वेजेस एंड सैलरी, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट है, मगर बच्चों वेजेस एंड सैलरी में आपने टिक मार्क किया है, तो आपको क्या करना है, ये 8,000 रुपया वेजेस एंड सैलरी का इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है। एडजस्टमेंट है, टिक मार्क किया है, एक लाइन छोड़ देना, आपको याद रखें। एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे, पहले हम ट्रायल बैलेंस पूरा मुकम्मल करेंगे, फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे। जंप नहीं करना, इसको मिक्स नहीं करना, पूरा ऑर्डर वाइज सॉल्व करना है आपको। तो वेजेस 8,000 अंदर लिख के छोड़ देंगे। वेजेस के नीचे आपको क्वेश्चन में दिया ऑफिस सैलरी पीएनएल एंट्री है और ऑफिस सैलरी के ऊपर भी टिक मार्क है, तो वो जो 11,000 है आपको इनर कॉलम में लिखना है। फिर है बिल रिसीवेबल क्या है बच्चों, आपका एसेट्स, और इस पे कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो अब बिल रिसीवेबल का अमाउंट 19,250 आउटर कॉलम में। बिल रिसीवेबल के नीचे है बिल्स पेबल लाइबिलिटी है 12,500, कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है आपका और उस पर आपने टिक मार्क किया है, तो 20,000 इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन छोड़ देना है। ऑफिस इक्विपमेंट के नीचे है मोटर वैन और उस पे भी टिक मार्क है, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 30,400। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, उस पे भी टिक मार्क है, उसका भी इनर कॉलम में अमाउंट आएगा 25,000। टिक मार्क करने से ये फायदा हुआ कि आपने एक एक लाइन छोड़ दिया, ताकि एडजस्टमेंट आपको एंड में जब करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। एनी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के बाद लिखा है बैड डेट, और बैड डेट क्या लिखा है आपने, ओल्ड बैड डेट, तो ये ओल्ड बैड डेट के सामने इनर कॉलम में लिखेंगे 2,500, छोड़ देंगे। फिर है बैड डेट के बाद एडवर्टीजमेंट आपको पीएनएल में आएगा, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में 6,000। कैश इन एंड एसेट्स है, तो ये याद रखें एक लाइन छोड़ने के बाद ही लिखना है आपको, तो कैश इन एंड एसेट्स है आउटर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है 5,000। फिर है डेटर 31,250, डेटर के ऊपर देखो कैलकुलेशन है, मगर इस सम में कोई कैलकुलेशन नहीं आया है, तो इसलिए हम डेटर का अमाउंट डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं 31,250, क्योंकि ये सब में न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा एडजस्टमेंट पढ़ लिया, तो पूरे एडजस्टमेंट में कहीं पे भी न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी नहीं आया था, इसलिए डेटर का अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा। फिर डेटर के नीचे आरडीडी लिखा है, और ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी आता है वो है ओल्ड, देखो बच्चों यहां पे लिखा है, देखो ओल्ड बैड डेट ओल्ड आरडीडी, यानी ये ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगे, जो उसका रिलेशन यहाँ डेटर के साथ है। न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ माइनस करना है और यहाँ पे प्लस करना है, मगर एडजस्टमेंट में दिया ही नहीं है, इसलिए अब इन दोनों को डैश मार देना है आपको। और ओ आरडीडी आपको क्वेश्चन में दिया 1,000, तो इसका बैड डेट का कैलकुलेशन पूरा यही मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि ओल्ड बैड डेट में न्यू बैड डेट ऐड करना है, न्यू आरडीडी ऐड करना है, फिलहाल दिया नहीं है, तो दोनों डैश हो जाएंगे, तो आपका टोटल आएगा 2,500, तो 2,500 प्लस जीरो यानी 2,500, और इस 2,500 में से ये माइनस करना है 1,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 1,500, तो ये आपका बैड डेट एक्चुअल अमाउंट बैड डेट का आ गया 1,500, ठीक है। फिर आपको आरडीडी के नीचे लिखा था सन्ड्री क्रेडिटर, ये तो ऑलरेडी हमने लिखा है क्रेडिटर, तो उसके सामने डायरेक्ट अमाउंट लिख लेते हैं इसका 24,000। फिर क्रेडिटर के नीचे कैपिटल को भी टिक मार्क की जरूरत नहीं है, हमेशा इनर कॉलम में 1,25,000, क्योंकि उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस और ड्राइंग वगैरह होगा तो कैलकुलेशन होगा। एनीहाउ आपने पूरा पोस्टिंग किया ट्रायल बैलेंस का, बच्चों ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग में मैंने कहीं पे भी जंप नहीं मारा, टॉप टू बॉटम पूरी एंट्री की, ऑर्डर वाइज की। एडजस्टमेंट को मैंने इनर कॉलम में लिखा, जैसे वेजेस था, सैलरी था और डिप्रीशिएशन वगैरह थे, तो एडजस्टमेंट रहेंगे तो आप इनर कॉलम में लिखें, एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो आप आउटर कॉलम में लिख के छोड़ दें। तो यहां पे आपका देख सकते हैं आप, ट्रायल बैलेंस मैंने पूरा कंप्लीट किया विदाउट एडजस्टमेंट। अब हम जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ, तो एडजस्टमेंट यहां देखो नीचे स्क्रीन पे ले लूं फिर से मैं, तो ये 4 एडजस्टमेंट हमने बात की थी, 4 एडजस्टमेंट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक, और जिसमें मैंने बोला था अगर 2 अमाउंट रहेगा तो विच एवर इज लेस का फंडा लगने वाला है, यानी मार्केट प्राइस बड़ा है 20,000, ये कैंसिल करना है आपको और 19,000 की एंट्री आपको पास करनी है। क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट में दिया हुआ है मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये हमने ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक पहले से लिख के रखना है आपको, क्योंकि ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। 35 एडजस्टमेंट जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसमें से 4 और 5 ही एग्जाम में आने वाले हैं, और जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक कंपलसरी एडजस्टमेंट ये हमेशा आने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको फॉर्मेट में पहले से लिखवा दिया, आप लिख के रखें तो आपके लिए आसानी हुई, 1 मार्क आपको यहीं भी मिल गए। एनी एडजस्टमेंट नंबर 2 पे जाते हैं, ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग का भी मैंने एडजस्टमेंट बताया था आपको कि आउटस्टैंडिंग बोले तो ऐड करना है रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में। तो यहां पर रिस्पेक्टिव एक्सपेंस सैलरी का नाम दिया है, तो सैलरी में जाके आपको ये 1000 रुपया ऐड करना है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 और 11,000 में 1000 ऐड किए तो कितना है बच्चों 12,000। और ये 1000 का अब सेकेंड इफेक्ट पास करना है। अब ये फ्यूचर एक्सपेंस है क्योंकि हमारे नौकर ने तो काम किया, पगार बन गई उसकी, मगर आपने 1000 रुपये नहीं दिया तो नेक्स्ट ईयर दोगे फ्यूचर एक्सपेंस। और फ्यूचर एक्सपेंस कहां जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहां लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपया। और एडजस्टमेंट मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, आप उसको याद करें। आउटस्टैंडिंग बोलो तो ऐड, पहला इफेक्ट ऐड, दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 है प्रीपेड वेजेस। प्रीपेड वेजेस, वेजेस में जाएंगे, प्रीपेड यानी माइनस करना है आपको, लेस करना है। कितना लेस करना है आपको 1000 रुपया दिया क्वेश्चन में, 1000 लेस कर देंगे तो आउटर कॉलम में कितना है बच्चों 7000। एक्सपेंस हुआ ही नहीं था आपका, यानी इतना लेबर लोग को देना नहीं था 8000, आपको देना था 7000 ही, मगर आपने 8000 दे देने, 1000 रुपया आपने ज्यादा दे दिया, प्रीपेड कर दिया। तो नेक्स्ट ईयर ये 1000 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर का फायदा बोले तो एसेट, तो यहां पे आएगा प्रीपेड वेजेस 1000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड देखो ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है, ये इसको याद कर लें अभी। आउटस्टैंडिंग बोले तो पहला इफेक्ट ऐड, दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी। प्रीपेड बोलो तो पहला इफेक्ट लेस और दूसरा इफेक्ट एसेट्स। अपोजिट साइड चलते हैं, ये ऐड होता है और लाइबिलिटी में जाता है, और ये लेस होता है और ये एसेट्स में जाता है। ठीक है बच्चों, इसको याद करें एडजस्टमेंट अच्छी तरह से। फिर आपका एडजस्टमेंट फॉर डिप्रीशिएशन 5, 10, 15 ऑफिस मोटर और प्लांट रिस्पेक्टिवली बोला, यानी ऑर्डर वाइज करना है आपको। 5% पहले है और ऑफिस इक्विपमेंट का नाम पहले है, तो इस पे 5% आपको माइनस करना है। डिप्रीशिएशन यानी एसेट्स की कीमत क्या होती है बच्चों कम होती है, तो 5% आप माइनस करेंगे। 20,000 का 5% निकालना आपको पहले है, तो वो आ गया आपका 1000। तो 20,000 का 5% कम्स टू 1000। तो 20,000 में 1000 माइनस किया तो कितना आया 19,000। अब एसेट्स की कीमत कम हो गई, 1000 रुपया एसेट्स की कीमत कम हुई, नुकसान हो गया। और नुकसान की जगह हमेशा याद रखना बच्चों पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड है, तो टू डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 1000 आउटर कॉलम में लिख दें आप। ये एडजस्टमेंट आपने ऑफिस इक्विपमेंट का किया। अब मोटर वैन पे डेप्रीशिएशन करना है आपको 10%। तो 30,400 का 10% अगर माइनस करते हैं तो 3,040 रुपया आपका डेप्रीशिएशन आता है। तो 30,400 का 10% यानी एक जीरो कम करना होता है 10% में, तो 3,040 रुपीज आया। तो 3,040 माइनस करेंगे तो आपका आउटर कॉलम में आ गया 27,360। यानी आओ 3040 डेप्रीशिएशन अमाउंट है और ये एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट वापस यहां लिख देंगे अपन। अब घड़ी घड़ी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, एक बार डेप्रीशिएशन लिख देना है आपको, अंडरलाइन करना है और फिर खाली नीचे नाम लिखते जाना है मोटर वैन 3040। तो मोटर वैन का डेप्रीशिएशन हो गया। अब प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन कितना है 15% है ना, प्लांट एंड मशीनरी 15 बोला है, तो 25,000 का 15% आपको डेप्रीशिएशन माइनस करना है, दैट कम्स टू 3750। तो 25,000 में से 3750 माइनस किए तो आपका बैलेंस आ गया 21,250। और ये भी नुकसान है हमारा, तो ये भी यहीं पे चले जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी 3750। बच्चों यहाँ पे अभी जो लिखने का तरीका समझ लो, ये तीनों अमाउंट आप अंदर लिख के टोटल करके बाहर लिख सकते हो 7,790। अगर तीनों प्लस करते तो ये फिगर बाहर वही आएगा, मगर इसमें अगर कोई भी इनर कॉलम में लिखते हुआ कोई भी एक अमाउंट गलत हुआ, यानी टोटल आपका बाहर गलत आएगा, तो गलत बाहर टोटल आया यानी इसके मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो डेप्रीशिएशन को आप डायरेक्टली आप बाहर लिखेंगे तो भी राइट है, डेप्रीशिएशन को अंदर लिख के टोटल करके बाहर लिखें तो भी राइट है। मगर अंदर लिखने में नुकसान क्या है बच्चों, अगर कोई भी एक कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया तो आपका टोटल भी रॉन्ग होगा, तो उससे आपके मार्क्स पे फर्क पड़ता है। तो हमेशा याद रखना डेप्रीशिएशन आप डायरेक्टली कहां लिखोगे आउटर कॉलम में लिखोगे, तो इससे आपको मार्क्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों हमने सारे एडजस्टमेंट अभी मुकम्मल कर लिए। अब हमारा लास्ट स्टेप है क्लोज करना। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग बंद करना है, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट लास्ट में टैली करनी है। तो क्लोज का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ही बढ़ा रहता है हमेशा, इस क्रेडिट ही बढ़ा है इसका, तो इसका टोटल है 1,04,020 रुपया। दोनों साइड लिख दिया मैंने बड़ा टोटल, क्रेडिट का टोटल बढ़ा है दोनों साइड लिखा।
अब इस क्रेडिट के टोटल से आपका ये जो डेबिट वाला टोटल है सबको प्लस करके इससे माइनस कर दें। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस रॉयल्टी प्लस वेजेस ये चारों प्लस करें और इस 1,04,020 रुपए से माइनस कर दें। और आंसर अगर डेबिट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो आंसर आ गया 7,900। और हर कैरिड डाउन को ब्रॉड डाउन करना होता है अपोजिट साइड। तो यहाँ पीएनएल अकाउंट में लिख लेते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 7,900। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब ये लाल लाइन के ऊपर देखना नहीं है, लाल लाइन के नीचे चेक करना है आपको। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहाँ पे डेबिट बढ़ा है क्योंकि यहाँ पे इकलौती एंट्री है 7,000 की और यहाँ पे 12, 6 बहुत सारी एंट्री है, यानी आपका डेबिट साइड बढ़ा है। तो ये डेबिट साइड को पूरा प्लस कर लेते हैं और दोनों साइड लिख लेंगे 27,920। आपका डेबिट टोटल बढ़ा है 27,920, दोनों साइड लिख दिया मैंने। अब इस 27,920 में से ये 7,900 माइनस कर दो और आंसर आपका अब क्रेडिट साइड आ रहा है। डेबिट साइड आएगा तो नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड आएगा तो नेट लॉस कैरिड डाउन। तो माइनस करने के बाद आंसर आता है 19,390। ये आपका नेट लॉस आ गया। अब नेट प्रॉफिट आवे या नेट लॉस आवे ये ओनर का है। ओनर कौन? कैपिटल। तो कैपिटल में चले जाएगा ये। नेट लॉस आया है तो अब फॉर्मेट में तो पहले से मैंने बोला लिख के रखो नेट। तो नेट क्या आ गया? अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट लिखते हैं, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है? लॉस। तो यहाँ पे वर्ड डाल दो अब लॉस। और लॉस हमेशा माइनस करना है, एल फॉर लॉस, एल फॉर लेस। अगर बच्चों प्रॉफिट आता तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्लस करते हैं। एनीहाउ यहाँ पे लॉस आ रहा है तो आपको क्या करना है? 19,390 ये अमाउंट यहीं पे कॉपी करना है और इसको कैपिटल से माइनस करना है। और बच्चों इस सम में ड्राइंग का कोई अमाउंट दिया नहीं था, पूरा सम पढ़ ले, कहीं भी ड्राइंग नहीं दिया था। तो आप सिंपल यहाँ पे डैश मार दे। तो आप कैलकुलेशन कर लें आप पूरा। 1,25,000 में से 19,390 क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करके बाहर लिखते हैं कैपिटल का अमाउंट 1,05,610। तो ये आपका एक्चुअल कैपिटल अब आ गया है। और कैपिटल आने के बाद अब बैलेंस शीट को बंद करना है आपको। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी और बैलेंस शीट का एसेट दोनों साइड का टोटल आपका सेम आना चाहिए, तब जाके आपका पूरा सम राइट है। तो दोनों साइड का टोटल आता है 1,43,110, 1,43,110, यानी दोनों साइड का अमाउंट सेम आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका सम परफेक्टली राइट हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमने किया प्रोफोर्मा बैलेंस शीट भी किया और एक क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, ताकि आपको पूरा समझ में आए। थोड़ा लेंदी वीडियो बन गया है, मगर आपको पूरा सम समझने के लिए देखना पड़ेगा। और जो प्रोफोर्मा मैंने बताया आपको ब्लू कलर में लिखना है पहले से, वो लिख के रखें ताकि आपके लिए सम आसान हो जाए, वरना आपको 40 टू 45 मिनट एक सम में जाएगा। तो एडजस्टमेंट और एक चीज है, एडजस्टमेंट आज 4 एडजस्टमेंट हुए हैं, तो चारों एडजस्टमेंट को अच्छी तरह से याद भी करें और इसको नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।